हेलो दोस्तों। आज हम लोग के साथ 10वीं का जो एग्जाम होने वाला है रिटेल का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो एग्जाम होगा उसमें दो पार्टों में बांटा गया है। जो पहला हो गया कि एमसीक्यू क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, और 15 जो आपका नंबर है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो 15 जो सब्जेक्टिव नंबर है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भी तीन पार्टों में बांटा गया है। जो पहला पार्ट है उसमें चार प्रश्न आएंगे, एक एक नंबर का, 4 नंबर के लिए होगा, और 3 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 रहेगा, 6 नंबर हो जाएगा, और 5 नंबर का प्रश्न एक रहेगा। तो टोटल मिला के 15, और इधर 15 30 नंबर का होगा। बाकी जो आपका 70 नंबर होगा वो 50 नंबर प्रैक्टिकल होगा, 20 नंबर आपका स्कूल से मार्क्स दिया जाएगा। तो हम लोग पहला जो 1 नंबर का जो प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ 1.4 लिखा हुआ है, तो 4 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है एग्जाम में। टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है वो आ सकता है कि एग्जाम में रिटेल किसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 3 साल से लगातार एक प्रश्न आ रहा है। तो रिटेल एक व्यापारिक होता है, या तो खुदरा एक व्यापारिक होता है, जिसमें अंतिम उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तु एवं सेवाएं बेचने की प्रक्रिया को रिटेल या खुदरा कहा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है कि रिटेलर वस्तु किनसे खरीदकर किसे बिक्री करता है। तो रिटेलर क्या होता है, थोक विक्रेता से वस्तु खरीदकर अंतिम उपभोक्ता को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बिक्री करता है। तीसरा जो प्रश्न है, चेन रिटेलर किसे कहा जाता है। तो किसी एकल मालिक द्वारा महत्वपूर्ण संख्याओं में आउटलेट स्थापित किए जाते हैं या संचालित किए जाते हैं, उसे चेन रिटेल कहा जाता है। नया ग्राहक किसे कहा जाता है, तो पता होगा, नया ग्राहक वो व्यक्ति होता है जो पहली बार हमारे स्टोर पे खरीदारी करने के लिए आता है, उसे हम लोग नया ग्राहक कहते हैं। विशेष स्टोर किसे कहा जाता है, विशेष स्टोर उस स्टोर को कहा जाता है जहां एक ही उत्पादों की सामान की पंक्ति, जैसे हो गया आभूषण, फर्नीचर, घरेलू उपकरण, बिजली का, तो जहां पे किसी खास वस्तु की बिक्री की जाती है उसे हम लोग विशेष स्टोर कहा जाता है। जहां एक ही प्रकार के वस्तु बेचा जाता है जिस स्टोर में, जैसे कि अभी यहाँ पे उदाहरण दिया, फर्नीचर, आभूषण, घरेलू उपकरण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस तरह स्टोर को हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं विशेष स्टोर बोलते हैं। विभागीय स्टोर किसे कहा जाता है तो ये भी प्रश्न 1 नंबर भी आ सकता है, 5 नंबर भी आ सकता है। तो विभागीय स्टोर उस स्टोर कहा जाता है जो जिसमें हम लोग किसी स्टोर को अलग अलग विभाग में हम लोग विभाजित कर देते हैं, हाँ, उसे हम लोग विभागीय स्टोर कहते हैं। और इसे बनाने के लिए हम लोग पूंजी की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ पे लिखा पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है। ई शॉपिंग किसे कहा जाता है, तो यह प्रारूप क्या होता है, ग्राहकों को इंटरनेट इंटरनेट का उपयोग करने वाली वेबसाइटों के माध्यम से अपने घर में आराम से मूल्यांकन करने और खरीदने की अनुमति देता है, और जिसे उत्पादों को ऑनलाइन भुगतान के बाद वितरित किया जाता है। तो सिंपल से हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ई शॉपिंग मतलब ऑनलाइन खरीदारी उसे कहते हैं जब हम लोग किसी वस्तु को इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करते हैं, उसे हम लोग ई शॉपिंग या तो ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। पहरेदार किसे कहा जाता है, यहाँ पे अगला प्रश्न, पहरेदार कौन होता है। तो पहरेदार वो व्यक्ति होता है जो किसी स्थान या वस्तु या व्यक्ति की सुरक्षा और निगरानी का कार्य करते हैं। इसे रक्षक, चौकीदार और संतरी भी कहा जाता है। जो पहरेदार आमतौर पर किसी विशेष इलाके के लिए तैनात किया जाता है। डिलीवरी बॉय कौन होता है, डिलीवरी बॉय वो व्यक्ति या किसी कंपनी, दुकान या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्पादों ग्राहकों को तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे डिलीवरी बॉय कहा जाता है। सुविधा स्टोर किसे कहा जाता है, तो सुविधा स्टोर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुविधा स्टोर एक छोटी सी दुकान होती है जो ग्राहकों की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री करता है। यह आमतौर पर आवासीय क्षेत्र हो या तो हमारे दुकान के घर के आसपास रहता है, और वो ज्यादातर लंबे समय तक खुले रहते हैं। तो ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 प्रश्न है, जिसमें से 4 प्रश्न का आपका एग्जाम में आ सकता है, और हो सकता है 10 का 10 भी आ सकता है। तो 10 का 10 तो टोटल नहीं आएगा, 6 प्रश्न नहीं आएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला जो प्रश्न है 3 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता में अंतर स्पष्ट करें। तो 3 नंबर का प्रश्न है, तो ये तो हम थोड़ा लॉन्ग कर देंगे, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो उसको आप नोट डाउन कर, जैसे अर्थ तो लिख सकते हो, थोक विक्रे व्यापारी एक निर्माता से वस्तु खरीदता है। तो खुदरा विक्रेता कहाँ से, तो खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से उत्पाद खरीदता है और अंतिम ग्राहक को बेचता है। कीमत क्या होता है, थोक विक्रेता में थोड़ा नीचे मतलब लो कॉस्ट रहता है, लो दामों पे बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता में हम लोग हाई दाम में मतलब उच्च
दरों पे खरीदारी करते हैं। लेन देन की मात्रा खुदरा में क्या होता है, बड़ी होती है, और थोक में बड़ी होती है और खुदरा में छोटा होता है। पहुंचार व्यापार पहुंच क्या होता है, व्यापक होता है थोक विक्रेता में, और खुदरा विक्रेता में छोटा होता है, संकरा होता है। प्रतियोगिता मतलब कॉम्पिटिशन थोक विक्रेता में बहुत कम पाए जाते हैं, और खुदरा विक्रेता में अधिक होता है। उत्पाद रेंज क्या होता है, थोक विक्रेता में बहुत कम रेंज रहता है। मतलब थोक विक्रेता को आता है, हो सकता है कि उन लोग एक ही कंपनी का सामान बेचते होंगे एक दुकान पे। तो हम देखते हो खुदरा विक्रेता में ज्यादा अलग अलग कंपनी, अलग अलग वैरायटी का प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए यहाँ पे सीमित है और यहाँ पे व्यापक है। तो 3 नंबर का प्रश्न में आपको जैसा लग रहा है, मतलब इसका अंतर आप लोग लिख सकते हैं। जो पूंजी निवेश थोक विक्रेता में अधिक होता है और खुदरा विक्रेता में बहुत कम पाया जाता है। लागत क्या होता है कि इसमें निचला लागत होता है और इसमें उच्च लागत होता है। लागत मतलब हम लोग कितना इसमें पूंजी लगा सकते हैं। तो थोक विक्रेता में ज्यादातर कंपनी वाले उसको उधार की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, और आपको इसमें खुद से पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ता है इस तरह की दुकानों में। तो इस तरह का अंतर आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। और ये भी प्रश्न अभी 2 साल से आ रहा है, तो आपको भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टोर रिटेलिंग और नॉन स्टोर रिटेलिंग के बीच अंतर, तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तो आ ही रहा है एग्जाम में, ठीक है। और पिछले 2-3 साल से तो ये लगातार आ रहा है। तो दोनों में हो सकता है कि एक ही अंतर आ सकता है, या तो दोनों आ सकता है। तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। स्टोर रिटेलिंग हम लोग और नॉन स्टोर, स्टोर रिटेलिंग क्या कहता है, जब हम लोग किसी सामान को किसी स्टोर में जाके खरीदारी करते हैं, या तो हम लोग जैसे अपने यहाँ लिखा हो, वस्तुओं और सेवाओं को भौतिक स्थान या स्टोर से बेचा जाता है। और नॉन स्टोर में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं को किसी भौतिक स्थान के बिना बेचा जाता है। जैसे इसमें उदाहरण हो गया, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसको नॉन स्टोर रिटेलिंग में बोलते हैं। और स्टोर रिटेलिंग किसी दुकान पे जाके खरीदारी करते हैं, या उपभोक्ताओं के साथ अप्रत्यक्ष संबंध बनाता है। मतलब हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट वहां पे फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं, और ये उपभोक्ताओं के साथ सीधा संपर्क बनाता है। तो ये सब अंतर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVIP क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है नॉन स्टोर में ऑनलाइन दिया दिखा हुआ है, ऑफर दिखाई देता है, दुकान में दिखाई देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र रिटेल 1 नंबर भी आ सकता है, 3 नंबर भी आ सकता है। तो स्वतंत्र रिटेल जब किसी एक व्यक्ति द्वारा एक परिवार या एक व्यक्ति अपने बिजनेस को खुद से स्टार्ट करता है। तो उससे हम लोग जैसे एक व्यक्ति जो परिवार के सदस्यों या सहायकों के साथ अपना बिजनेस रन करता है या तो चलाता है, उसे हम लोग अ, स्वतंत्र रिटेल कहते हैं। और ये ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क बनाता है। एक रिटेलर अपने ग्राहकों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रश्न 3 नंबर पे आ सकता है। तो एक रिटेलर अपने ग्राहक को निम्नलिखित सेवाएं, जैसे हो गया कि उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में सामान बेचना, उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करना और आवश्यक स्टॉक उपलब्ध कराना, सामान खरीदने के लिए उपयोग आवश्यक जानकारी प्रदान करना, नुकसान के लिए मार्गदर्शन, प्रतिस्थापन की स्थिति और ग्राहकों को आकर्षित के लिए माल प्रदर्शित करना, और नियमित और विश्वसनीय ग्राहकों को हम लोग उधार या क्रेडिट की सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ये तो एक रिटेलर का सेवाएं अपने ग्राहक को प्रोवाइड करता है। तो अगला जो प्रश्न है, ग्राहक किसे कहते हैं। देख सकते हो, ग्राहक किसे कहते हैं। ग्राहक क्या होता है, ग्राहक एक व्यक्ति होता है जो सामान किसी स्टोर से खरीदता है। तो ग्राहक एक व्यक्ति होता है जो वस्तु और सेवा को स्टोर से खरीदता है। तो ग्राहक के विभिन्न प्रकार होते हैं। ग्राहक 5 प्रकार के रिटेल में होते हैं: वफादार ग्राहक, डिस्काउंट ग्राहक, आवेगी ग्राहक, आवश्यकता आधारित ग्राहक और भटकते हुए ग्राहक। तो ये प्रश्न अगर 5 नंबर पाएगा तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन पे लिखना है। 3 नंबर पाएगा सिर्फ इसका आपको अलग अलग प्रकार लिख देना है, उसको आप डिस्क्रिप्शन नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो वफादार ग्राहक वो व्यक्ति होता है जो हमारे स्टोर पे नियमित तौर पे आते हैं, सुबह हम लोग वफादार ग्राहक करते हैं। डिस्काउंट ग्राहक वो ग्राहक होते हैं जो हमारे स्टोर पे आते हैं, हमारे डिस्काउंट की मांग करते हैं। अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो सामान खरीदते हैं, डिस्काउंट नहीं मिलता है तो नहीं खरीदते हैं। तो उसको डिस्काउंट ग्राहक बोलते हैं, सिर्फ डिस्काउंट के लिए मतलब लॉयल रहते हैं। अब यही ग्राहक वही ग्राहक होते हैं जो स्टोर पे आते हैं, मतलब पहले से सोच के नहीं आते हम खरीदारी करना है, तो उसको हम लोग आवेगी ग्राहक बोलते हैं। मतलब अचानक वो आके सडनली कोई सामान पसंद आ जाता है वो खरीदारी कर लेते हैं। या तो दो दोस्त आए, किसी एक को खरीदना है और एक को नहीं खरीदना है, और अगर सडनली वो जाते हैं और कुछ उनको अच्छा लग जाता है तो वो खरीदारी कर लेते हैं। तो आवेगी ग्राहक क्या होता है, पहले सोच के नहीं जाते हैं। आवश्यकता आधारित ग्राहक वो ग्राहक होते हैं जो किसी स्टोर पे जाते हैं, मतलब की सूची बना के जाते हैं, लिस्ट बना के जाते हैं, हमको ये सामान खरीदना है, और उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सामान उन लोग नहीं खरीदते, जो लिस्ट में है वही सामान खरीदेंगे। थोड़ा इनको हम लोग बोलते हैं थोड़ा कंजूस ग्राहक भी बोल सकते हैं। भटकते हुए ग्राहक वही ग्राहक होते हैं जो स्टोर पे जाते हैं, एक स्टोर पे दूसरे स्टोर पे जाकर भटकते रहते हैं और कोई सामान नहीं खरीदते हैं।
मतलब टाइम पास ग्राहक उसको बोल सकते हो, उसको बोलते हैं भटकते हुए ग्राहक। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है असंगठित खुदरा बिक्री क्या है। तो ये संगठित असंगठित में अंतर तो आएगा ही एग्जाम में, और इसका हो सकता है डेफिनेशन भी पूछ दे कि संगठित रिटेलिंग किसे कहा जाता है, असंगठित रिटेलिंग। तो असंगठित खुदरा बिक्री पुराने असंगठित खुदरा बिक्री किराने की दुकान की तरह छोटे व्यवसाय के रूप में चलाया जाता है। छोटे व्यवसाय की विशेषताएं क्या है। तो हो सकता है असंगठित की विशेषताएं आ सकता है तो अपर्याप्त संरचना का अभाव, मतलब उसके पास क्या होता है कि एक किसी तरह वो लोग दुकान चलाते हैं। जैसे संगठित में हो जाता है कि हम लोग प्रॉपर ढंग से चलाते हैं, टाइमिंग सही से खोलते हैं, अच्छा से बिल्डिंग रहता है, अच्छा से साफ सफाई रहता है। तो यहाँ क्या होता है, असंगठित जो होते हैं छोटे छोटे दुकान ज्यादातर साफ सफाई और किसी भी कुटिया या तो झोपड़ी सब में चलाते हैं, तो इसके अपर्याप्त रहता है। आधुनिक तकनीक का अभाव, आधुनिक नए नए वही चल रहा है ट्रेडिंग, जैसे हो गया वेटिंग मशीन डिजिटल आता है, ऑनलाइन पेमेंट हम लोग लेते हैं। तो इस तरह का दुकान का वहाँ असंगठित दुकानों में अभाव रहता है, टेक्निकल चीज वहाँ पे ज्यादातर नहीं मिलता है। फंडिंग की कमी, मतलब पूंजी की यहाँ पे बहुत सारे कमी रहते हैं, और कुशल जनशक्ति, मतलब एक स्किल वर्कर वहाँ पे नहीं पाया जाता है संगठित क्षेत्र में। तो ये सब कुछ कुछ आप लोग देख सकते हो, एग्जाम में आ सकता है एक प्रश्न। ग्राहकों को रिटेलर की सेवाएं क्या है, ये प्रश्न अभी हम लोग डिस्कस कर लिए इसमें। और तो रिटेलर को क्या है, ग्राहकों को रिटेलर की सेवाएं क्या है, ठीक है। तो सेम दोनों में लग रहा है, ठीक है, ये दो प्रश्न हम लिख दिए साथ एक ही साथ। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर का प्रश्न है, संगठित और असंगठित रिटेल में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक जो हम बोल रहे हैं इस प्रश्न को तैयारी कर लो, 5 नंबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और ये प्रश्न आएगा ही एग्जाम में। तो पहला जो अंतर है, वस्तुओं की विविधता। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, वस्तु अधिक पाए जाते हैं, और असंगठित क्षेत्र में कुछ मात्रा में वस्तु, मतलब विशाल रेंज में मिलता है। रिटेल आउटलेट का आकार, मतलब किसी स्टोर का आकार होता है संगठित क्षेत्र में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, असंगठित क्षेत्र बहुत ही छोटे होते हैं। कर्मचारियों की संख्या, मतलब वो काम करने वाले लोग संगठित में बहुत सारे होते हैं, और असंगठित में बहुत कम पाए जाते हैं। पूंजी की आवश्यकता, संगठित दुकान चलाना है तो पूंजी वहां पर बहुत अधिक लगेगा, असंगठित दुकान के लिए पूंजी कम लगता है। और रोजगार के नियम क्या होता है, नियमित आश्वित सरकार के नियंत्रण के अंदर होता है। जो रोजगार होता है सही टाइमिंग क्या होता है, नियमित तौर पे वहां पे दुकान खोलते हैं, सही टाइमिंग पे खुलता है, और इसलिए बोलते हैं सरकार के नियंत्रण के अंतर होता है, सरकार के नियम का ये अनुपालन करते हैं। और असंगठित क्या होता है, छोटा छोटा होता है, बिखरा हुआ, सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। अंदाज क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है कि एक बिजनेस की तरह चलता है, कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता है, सही से ड्रेस पहन के जाते हैं, सही टाइमिंग में खुलता है, तो एक बिजनेस की तरह लगता है कि हाँ चल रहा है संगठित क्षेत्र। असंगठित क्या होता है, एकमात्र ट्रेडिंग, वो छोटे मोटे दुकान जिस तरह उसी में सीमित रहते हैं। रिटेल का नेटवर्क क्या होता है कि संगठित क्षेत्र होता है कि इनके कई विशाल शाखा रहता है। जैसे सिटी स्टाइल की बात करें कि वो अलग एक ही तरह का देखते हो, जो सिटी स्टाइल रहता है आपको अलग अलग शहरों में मिल जाएगा, और इसके जो मालिक होते हैं एक ही तरह, मालिक एक ही रहते हैं। तो संगठित क्या होता है कि संगठित क्षेत्र क्या होता है, विशाल और कई शाखा के माध्यम से संचालित हो रहा है। असंगठित क्या होता है कि एक विशेष स्टोर, मतलब हम कोई स्टोर अपना गांव में खोल लिए, तो अपना गांव तक ही हम सीमित है, तो इसलिए बोलते हैं विशेष इलाकों तक ही सीमित रहता है। खुदरा बिक्री क्या होता है, संगठित में बड़ी मात्रा में होता है, संगठित में छोटी मात्रा में होता है। मतलब संगठित क्षेत्र बड़ा होता है इसलिए ज्यादा वहां बिक्री होता है, संगठित क्षेत्र छोटा होता है इसलिए छोटी मात्रा में बिक्री होता है। रिटेलर को ग्राहक की जरूरतों को क्यों समझना चाहिए, ठीक है, ये प्रश्न 2022 में आया था। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिटेल तो एक नए व्यवसाय के लिए यह पहचानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसके ग्राहक को या संभावित ग्राहक कौन है, यह समझना है कि वो ग्राहक क्या चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल से जो ग्राहक होते हैं उनकी जरूरतों को हम क्यों समझेंगे। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो। तो ग्राहकों की पहचान समझना और उनकी आवश्यकता को पूरा करने का ही मतलब क्या है, तो व्यवसाय बोला जाता है, जिसमें दो प्रमुख चीजों कर सकता है, बिक्री उत्पन्न करना और इसके अस्तित्व को अधिक संभावना बनाए रखना। ग्राहकों की जरूरतों को दो प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है, जैसे मूत्र ग्राहक और गैर मूत्र ग्राहक। तो मूत्र ग्राहक वही उत्पाद होता है जो किसी छुआ और महसूस किया जा सकता है, जैसे कि पोशाक, कलम, कागज इत्यादि, जिसको हम लोग जैसे टच कर सकते हैं, जिसको टेंजिबल बोलते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट, और इंटेंजिबल प्रोडक्ट हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। तो टेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम छू सकते हैं, और इंटेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम नहीं छू सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, तो सेवा इसको बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग दो तरह का दुकान खोल सकते हैं, सेवा वाला दुकान खोल सकते हैं, वस्तु वाला दुकान। जैसे हम लोग एक कपड़ा दुकान खोले, पोशाक वाला, तो पोशाक दुकान क्या होता है कि जब पोशाक का होता है हम लोग प्रोडक्ट, कस्टमर आएंगे उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। और हम लोग जैसे सैलून का दुकान खोले, सिर्फ कस्टमर बाल कटेंगे, ठीक है, तो सिर्फ महसूस करेगा कि मेरा बाल अभी आए थे, पैसा दिए, मेरा बाल काट दिए, तो हम सिर्फ महसूस करने, तो इस तरह दो
तरह का हम लोग ग्राहक को जरूरत को समझ के हम लोग स्टोर को स्थापित कर सकते हैं। डिपार्टमेंट स्टोर किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा ही एग्जाम में। तो डिपार्टमेंट स्टोर बता दी कि जब हम लोग किसी स्टोर को अलग अलग विभाग में विभाजित करते हैं उसे हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर या विभागीय स्टोर कहते हैं। तो ये 5 नंबर का आएगा तो लंबा आपको लिखना ही पड़ेगा। और डिपार्टमेंट स्टोर वो स्टोर होते हैं जो एक ही छत के नीचे कई तरह के सामान की पेशकश करते हैं, जैसे कि केंद्रीय स्थानों और व्यस्त इलाकों में स्थित होते हैं, और विभिन्न विभागों और माल को विशाल भंडार को बनाए रखने के लिए पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। प्रत्येक विभाग में विशेष रूप से एक उत्पाद श्रेणी जैसे वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, सौंदर्य, खिलौने आदि पर केंद्रित होता है। इस प्रकार की व्यवस्था ग्राहकों के लिए एक स्थान पे उनकी विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति में सहायक होती है। यह व्यक्तिकृत खरीद और केंद्रीकृत बिक्री का संयोजन होता है। वे इन दुकानों के अंदर इस तरह स्थापित करते हैं, होम होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध कराए जाते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके विशेषताएं क्या है कि हम लोग विभागों में विभाजन, मतलब विशेष विभाग, ये स्टोर से क्या होता है कि हम लोग अलग अलग उसको विभाग में बांट देते हैं। जैसे कि हम लोग कपड़ा को दुकान को एक तल्ला में रख सकते हैं, दूसरे तल्ला में हम लोग खेल का सामान रख सकते हैं, तीसरे में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रख सकते हैं। तो मतलब एक स्टोर को हम लोग अलग अलग विभागों में बांटा जाता है, इसलिए हम लोग विभागीय स्टोर बोला जाता है। तो विभागों में विभाजन कर सकते हैं। विविध उत्पादों की उपलब्धता, मतलब अलग अलग प्रकार को हम लोग प्रोडक्ट यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, सौंदर्य प्रदर्शन हो गया। तो एक ही स्थान पे सब चीजों को उपलब्ध कराना है। स्वतंत्र प्रबंधन, मतलब कस्टमर को ऐसा हम लोग सुविधा देंगे कि वो खुद से प्रोडक्ट चुन सकते हैं। और भी एक केंद्रीय स्थान है, मतलब ज्यादातर ये भीड़ भाड़ इलाकों में हम लोग इसको स्थापित करते हैं, जहाँ पे ज्यादातर चौक चौराहा जगह होता है, जहाँ पे शहर में हो सकता है, इस तरह के इलाकों में ये सब विशेष विभागीय स्टोर को स्थापित करते हैं। निश्चित मूल्य दर पहले से मूल्य उसमें फिक्स रहता है, किसी प्रकार का हम लोग मोल मोलाई इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम लोग फिगर है इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये ड्रॉ करोगे तो अच्छा रहेगा कि जो कॉपी चेक करेगा पता चलेगा कि बहुत ही अच्छा, मतलब अच्छे से लिखे हैं इसको। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है, विभागीय स्टोर और असंगठित और संगठित में अंतर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 नंबर दोनों प्रश्न आता ही है एग्जाम में। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे बच्चे इसको तैयारी कर ले। और ये जो प्रश्न है, अगर 20 क्वेश्चन यहाँ पे हम जो बनाए हैं, इसमें आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो हमको जहां तक लग रहा है कि 80 से 90% आपका एग्जाम में कवर कर जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू।